आखिर उसने इतने दिनों तक संजना से कांटेक्ट नहीं किया, उसे पूरी तरह से इग्नोर किया था। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता था? वो जरूर बेफिक्र होकर अपना समय मस्ती करते हुए बिता रहा था, तभी तो उसे संजना से कांटेक्ट करने की नहीं सोची थी। संजना के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? तो इसके पीछे यही कारण रहा होगा, या फिर मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी, या फिर मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो सकता है या नहीं? उसने आहिस्ता से पूछा। एक्सीडेंट? अचानक ही संजना अरोड़ा के आंखों के सामने अनचाही अप्रिय घटना के दृश्य उभरने लगे। तुरंत ही संजना ने चिंतित होकर करण ग्रोवर को सर से लेकर पांव तक अच्छी तरह से निहारा। संजना की इस हरकत से करण ग्रोवर के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर संजना गुस्से से तिलमिला उठी थी। भाड़ में गया एक्सीडेंट। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम बेफिक्र होकर घूमने फिरने मस्ती करने में लगे हुए थे। तुम्हारी सिवा तो मैं किसी और के साथ घूमने फिरने और मस्ती करने के लिए कहीं जाता नहीं। और अगर तुम्हारा इशारा किसी और लड़की के साथ रंगरलियां मनाने को है, तो फिर मैंने किसी लड़की को छुआ तो क्या, देखा तक नहीं है। उसने अपनी बात को सीधे संजना के सामने रख दिया था। करण की बात सुनकर संजना के शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ गई थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर शीती पड़ता जा रहा है। उसे अपने कहे पर अफसोस हो रहा था। वो करण ग्रोवर पर पूरा भरोसा करती थी। उसने ये बात केवल गुस्से में आकर कह दी थी। उसका मतलब करण पर शक करने का बिल्कुल भी नहीं था। करण ने खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यहाँ झगड़ा हुआ नहीं और वहाँ दूसरा अफेयर स्टार्ट कर दिया। करण ने संजना अरोड़ा पर सीधा इल्जाम लगा दिया था, जिसे सुनकर संजना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। संजना गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। किसने किसी के साथ अफेयर किया? तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। करण ग्रोवर के चेहरे पर अचानक ही कड़े भाव आ गए थे। तो फिर तुम ही बताओ, क्या तुम मेरे पीठ पीछे अमित शर्मा से कुछ ज्यादा ही करीबी नहीं कर रही थी? करण की बात सुनकर जब संजना को गुस्सा नहीं आ रहा था, तो उसने पिछली बार करण के जवाब को दोहराते हुए उससे कहा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। मुझे अभी भी याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, और अब इन सब को यहीं बंद करो। मुझे अभी जाना है, और खुद भी जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। संजना अरोड़ा बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रही थी जिस तरह करण ग्रोवर पिछली बार एक्ट कर रहा था। करण ग्रोवर अपनी भावनाएं व्यक्त करने में माहिर नहीं था। जब संजना अरोड़ा उठकर खड़ी हुई तो उसने संजना की कमर पर अपना हाथ रख दिया। जब संजना ने करण को पलट कर देखा तो उसने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और कटाक्ष करते हुए बोला, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? दोनों में से कौन सी कहावत तुम्हें ज्यादा पसंद है? संजना अरोड़ा को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत तुम पर ज्यादा फबती है। मिस्टर करण ग्रोवर, एक तो तुमने मुझसे पूरे 1 महीने कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं कैसी हूँ, क्या फील कर रही हूँ, और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आई हेट यू, हेट यू। संजना अपने मुक्के लगातार करण ग्रोवर के सीने पर मारे जा रही थी। हालांकि ये मुक्के करण के लिए बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी पहाड़ पर तिनके फेंके जाए। करण ग्रोवर ने उसे यूं ही थामे रखा। फिर जब संजना रुकी तो उसका हाथ थामते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि उस दिन मेरी गलती थी। काफी लंबे समय तक जब तुम चीजों को समझने की कोशिश करती रही, अपनी मेंटल स्टेट को परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा करने में तुमने जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद किया। मुझे लगा कि तुम सारे समय खुद से जूझती रही हो, जबकि तुम्हें सिचुएशन से जूझना था। लेकिन जिस संजना को मैं जानता था वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं खुद को कैसे संभालती, बताओ? संजना अरोड़ा झल्लाते हुए बोली, चाहे वो सभी लोग जिनकी मुझे परवाह है मुझे छोड़कर जा ही क्यों न चुके हो, पर तब भी मुझे हमेशा खिलखिलाकर हंसते रहना चाहिए। करण ग्रोवर, तुम तो काफी समझदार हो ना। तुम तो जानते हो मेरा परिवार है, और अपने परिवार से अलग होकर तो पत्थर भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी उनसे दूर होने का दर्द महसूस होता होगा। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। ऐसा मैं क्या करती, तुम ही बताओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यही कारण था जो उस दिन मैंने तुमसे वो सारी बातें कही। करण दुख से उबरने में संजना की मदद कर रहा था। करण ग्रोवर ने अपने माथे से संजना के माथे को सटाया, गहरी सांस लेते हुए बेहद ही
शांत आवाज में वो संजना से बोला, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? हालांकि संजना सवाल पूछने पर अपना विरोध जताना चाहती थी, लेकिन संजना उनमें से थी जिन्हें मीठी बातें करके आसानी से बरगलाया जा सकता है। वो पहले ही काफी कोमल स्वभाव की थी, यही कारण था कि उसका अकड़ू रवैया भी तुरंत ही शांत हो गया था। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पहुँचोगी। करण ने संजना को फोरहेड पर किस किया और उसका हाथ थामे वहाँ से उठकर बाहर आ गया। जब प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला, मेघना खुराना जो कि बाहर दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हुई थी, अचानक से शॉक रह गई। वो तुरंत ही युग जायसवाल के पीछे जाकर छिप गई और उनकी ओर देखकर अटपटे ढंग से हंसने लगी। उसने उनकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा, हाय, कैसे हो तुम लोग? मेघना खुराना, तुम? संजना अरोड़ा मेघना से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही करण ग्रोवर उसे खींचकर अपने साथ लेकर गया। दोनों को जाता हुआ देखकर संजना की आंखों से आंसू फूट पड़े थे। मेघना खुराना भी किसी नौटंकी से कम नहीं थी। हाय भगवान, ये करण ग्रोवर कितना हैंडसम है, ऐसा क्यों है? मेरे तो सीधे दिल में उतर गया। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं मेघना की हूँ, मैं संजना क्यों नहीं हूँ। भगवान मुझे संजना बना दे प्लीज। और फिर जब वो गुस्से में होता तो तब तो और ज्यादा हैंडसम लगता है, लेकिन गुस्से में भी वो कितना शांत लगता है। वो एकदम गबरू है। अभी वो जिस तरह से संजना को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में दुनिया भर का प्यार उमड़ आया हो। ये करण ग्रोवर आखिर है क्या चीज, समझना मुश्किल है। युग जायसवाल, तुम्हें लगता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ एकदम से ठीक हो गया है? लग तो रहा है, लेकिन नहीं भी लग रहा। युग जायसवाल, तुम्हें लगता है कि भीतर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा? युग, तुमने देखा कि किस तरह से करण संजना अरोड़ा को देख रहा था? उसके चेहरे पर एक जो भाव थे, उन्हें मैं बखूबी समझती हूँ। वो उसे बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे उपन्यासों और प्रेम कहानियों में एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है। और प्रेम कहानियों की सच्ची कदरदान होने के नाते मैं अब पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि उनके बीच सच्चे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है। युग जायसवाल उसे हैरानी से एक टक देखता रहा। उसने अपनी भवें टेढ़ी करते हुए आहिस्ता से कटाक्ष करते हुए कहा, सच्ची कदरदान? मेघना खुराना ने युग को घृणा से देखा और अपना सर अफसोस करते हुए हिलाया। अच्छा, तो तुम ही बता दो कि तुम्हें उन्हें देखकर क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से इलाज की जरूरत है। तो मेरा इलाज कौन करेगा? तुम? मेघना ने मजाकिया लहजे से कहा। युग ने अपना हाथ बढ़ाकर मेघना के कंधे पर रखा, कुछ आगे बढ़ा और उसके गालों पर अपना दूसरा हाथ रखकर आशिकाना अंदाज में बोला, तुम्हारा इलाज तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? मेघना खुराना जहाँ का तहाँ बुत बनकर खड़ी हो गई थी। वो युग जायसवाल को अपने इतने करीब पाकर कुछ घबरा सी गई थी, और ऐसा पहली बार था कि किसी लड़के ने मेघना को इस तरह से छुआ था। और उस समय उसे अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ उसकी तेजी से धड़कते दिल की धड़कनों की आवाज। अगले ही पल वो भूतों के संसार से असल दुनिया में लौट आई थी। उसने युग जायसवाल को खुद से झटके से दूर किया और कसकर एक लात जड़ दी। भाग जाओ यहाँ से। संजना अरोड़ा के मन में उस समय भावनाओं का तूफान चल रहा था। संजना और करण ग्रोवर के बीच मनमुटाव चल रहा था, लेकिन इसके लिए करण ने अभी भी संजना से माफी नहीं मांगी थी। अब क्योंकि करण ग्रोवर ने उससे दो प्यार भरी बातें कर ली थी, वो बिना किसी विरोध के उसकी हर बात मानने के लिए राजी हो गई थी। और केवल इतना ही नहीं, जब संजना अरोड़ा के दिल में करण को लेकर कोई खटास भी बाकी नहीं रह गई थी। उफ, इस लड़की की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? संजना का दिल फिलहाल असमंजस की सिचुएशन में था और सही और गलत के फेर में पड़ी संजना अरोड़ा को अचानक ध्यान आया कि करण ग्रोवर उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था, लेकिन कहाँ? क्या वो संजना को कोई सरप्राइज देते हुए उससे माफी मांगना चाहता था? भले ही संजना के दिल में करण को लेकर कोई गुस्सा, कोई शिकायत नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी उसकी एक ईगो थी जिसे वो करण की ईगो के सामने छोटा नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अभी भी ऐसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कि वो अभी भी करण की हरकत से नाखुश है। तुम आखिर मुझे बताओगे कि मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो करण? मैंने कहा था ना, तुम्हें पता चल जाएगा। करण अभी भी संजना को नहीं बताना चाहता था।
संजना ने कार की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर का रास्ता उसे जाना पहचाना सा लगने लगा। वो सोचकर ठिठकी और करण की ओर हैरानी के साथ देखने लगी। ये रास्ता श्रद्धांजलि स्थल की ओर जाने वाला रास्ता था क्या? क्या वो संजना को श्रद्धांजलि स्थल लेकर जा रहा है? लेकिन ये वहाँ उसे किसके लिए लेके जा रहा है? उसका कोई जानकार या कोई और? हालांकि संजना की जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में करण ने कभी ऐसा कोई जिक्र किया हो। और फिर वो आम श्रद्धांजलि स्थल की ओर जाने वाला रास्ता था। करण जैसे संपन्न परिवार के लिए किसी भी जानकार की समाधि उस श्रद्धांजलि स्थल पर तो नहीं बनाई गई होगी। तो क्या संजना के माता पिता की वजह से वे लोग वहां जा रहे थे? शायद ऐसा ही। कार एक पहाड़ी के पास जाकर रुकी और करण कार से उतरकर कार की डिक्की की ओर बढ़ा। उसमें से एक थैला निकाला। संजना ने कार से नीचे उतरने के बाद ठेले की ओर देखा। उसमें कुछ अगरबत्तियां और पूजा का सामान भरा हुआ था। जिस रास्ते से वे लोग आ रहे थे वो श्रद्धांजलि स्थल की ओर जाने वाला सबसे छोटा रास्ता भी था। संजना ने करण की ओर सवालों भरी नजर से देखते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो करण? तुम्हारे माता पिता को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। उसने अपने एक हाथ में थैले को लिया, दूसरे हाथ से संजना का हाथ थामा और श्रद्धांजलि स्थल की ओर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तुम्हें अचानक से मेरे पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देने की क्या सूझी? संजना करण से आंखों में दुनिया भर की हैरानी लिए हुए पूछ रही थी। कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा है। मैं काफी समय से यहाँ आना चाहता था, उसने संजना की ओर देखते हुए कहा। आखिर वे तुम्हारे जन्मदाता हैं और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज मैं अगर इस समय जीवित हूँ तो ये उनके ही कारण है। ऐसा कम ही होता है कि करण संजना इतनी संजीदगी भरी बातें करते हैं। उस वक्त करण की बातें सुनकर संजना के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। जब वे दोनों संजना के पेरेंट्स के श्रद्धांजलि स्थल पर पहुंचे, करण ने अगरबत्ती और दिए को जलाते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर घुटने मोड़कर बैठ गया। साथ में संजना भी उसी अवस्था में बैठ गई। जमीन पर अपना माथा टेकते हुए उसने 3 बार उन्हें प्रणाम किया और फिर वापस अपने पहले की स्थिति में बैठ गया। संजना ने झुकी हुई नजरों से उसे देखा। करण का इरादा अभी तुरंत ही वहाँ से उठने का नहीं था। वो बिना कुछ बोले करण के वहाँ उठने का इंतजार करने लगी। जब वे लोग वहाँ से आए तो शाम होने में काफी समय बाकी था, लेकिन अब लगभग शाम होने ही वाली थी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि करण वहाँ से उठने वाला है। इतनी देर तक एक ही जगह पर बैठे बैठे उसी अवस्था में किसी के भी घुटनों में दर्द होने लगेगा। इसलिए संजना ने अपने घुटने कुछ सीधे करके अपने हाथ घुटनों को सपोर्ट देने के लिए रख दिए। उसने करण की ओर दोबारा देखा। करण के शरीर में अभी भी कोई हलचल होती दिखाई नहीं दे रही थी और न ही इतने देर एक ही जैसे बैठे रहने के कारण होने वाली तकलीफ का कोई निशान उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। संजना ने करण की बाह को थामकर उसे खींचते हुए कहा, करण, अब हमें वापस चलना चाहिए। वास्तव में संजना को करण के ऐसा करने के पीछे का मकसद कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वो इस तरह से संजना के माता पिता से माफी मांगना चाहता था और साथ ही वो संजना की अच्छे से देखभाल करने का भरोसा उसके पेरेंट्स को देना चाहता था। लेकिन करण को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसे खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए था। संजना के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए करण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। करण ने संजना की ओर पूरी गंभीरता के साथ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ देर और बात करना चाहता हूँ। संजना जैसे निरुत्तर थी। अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, जब से हम यहाँ पर आए हैं तभी से तुम चुपचाप बैठे हो। तुमने अभी तक उनसे बात करना शुरू भी नहीं किया। तुम्हारी बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मन से उनसे बातें कर रहा हूँ और अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। क्या तुम उन बातों को सुनना चाहती हो? सुनाना तो तुम खुद मुझे चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा जता रहे हो कि जैसे मैं उन बातों को सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ। संजना मन ही मन बुदबुदाई। इसी के साथ उसने अपने पेरेंट्स की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें साफ किया। करण ने एक क्षण के लिए संजना को देखा और फिर उसके पेरेंट्स की फोटो को देखते हुए बेहद ही शांत स्वर में बोला, आपकी बच्ची को इतने अच्छे संस्कार देने के लिए मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ। आपने इसे बहादुर बनाना सिखा दिया। उसी सीख की वजह से ये किसी की जिंदगी बचाने लायक बन सकी है। अगर संजना नहीं होती तो मेरी जिंदगी उस नदी में डूबकर कब की खत्म हो चुकी होती। संजना ही एकमात्र कारण है कि मैं आज जिंदा हूँ और वही है जो मेरे जीने की वजह है। मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने उसे
मुझसे कहीं ज्यादा बढ़कर प्यार किया है। जरूर आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा होगा, लेकिन एक क्षण के लिए वो रुका। मेरी वजह से आपके परिवार के साथ काफी कुछ घटित हुआ, जिसकी वजह से आप लोग उसे समय से पहले छोड़कर चले गए। तभी से बिल्कुल अकेली है। यही कारण है कि मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसे कभी नहीं छोड़कर जाना चाहता। अगर आप लोग इस वजह से नाराज हैं कि मैं उसके साथ रहने की जिद कर रहा हूँ, तो प्लीज इसका दोष उसे मत दीजिए। ये सब मेरी गलती है। जो भी दोष देना है आप मुझे दीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा, चाहे वो कितनी भी खड़ूस की ना हो, कैसे भी बिहेव करे, भले ही वो कितनी भी गुस्सैल क्यों ना हो, चाहे वो अपनी बातों से जहर उगलने वाली इस दुनिया की सबसे जहरीली लड़की ही क्यों ना हो। मैं उसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, उसका ध्यान रखूंगा और हर पल उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। और उसकी हिफाजत मैं अपनी जान की हिफाजत से भी बढ़कर करूंगा। संजना बड़ी ध्यान से करण की बातें सुन रही थी, जिन्हें सुनते सुनते ही उसका दिल भारी होता गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। बेशक कई बार मैं आपे से बाहर हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं खड़ूस हूँ, गुस्सैल हूँ और इस दुनिया की सबसे जहरीली लड़की हूँ। करण ने संजना की ओर देखा और फिर उनके पेरेंट्स की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देखा अपने पापा जी, मम्मी जी, ये मुझसे फिर से लड़ने के मौके ढूंढ रही है। संजना चिढ़ते हुए बोली, कितने खराब हो तुम। मैंने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। सारी तुम्हारी बातें रिपीट की है। अब इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई? कमाल है। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। करण ने अपना सिर हिलाया। ये मेरी गलती है और पिछले झगड़े में मेरी ही गलती थी और इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ संजना। ओ करण। संजना का दिल पसीजा जा रहा था। उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक सी गई थी। जिंदगी में पहली बार तुम वाकई में मुझसे माफी मांग रहे हो, और आगे भी जब कभी भी हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा तब भी मैं तुमसे माफी मांगूंगा। उसने आगे बढ़ते हुए संजना का हाथ थाम लिया। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे कभी नीचा नहीं दिखाओगे, मुझे सताओगे नहीं और मुझसे नाराज भी नहीं होंगे। संजना ने वाकई में करण से माफी मांगने की उम्मीद नहीं की थी। आखिर पति और पत्नी के झगड़े में कोई सही और गलत नहीं होता है। जब तक कि वो उसे अपना गुस्सा शांत करने का मौका देता रहेगा, संजना हर बात को इसी तरह से लेगी जैसे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। करण ग्रोवर ने अपना हाथ उठाया और कसम खाने के अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने कसम खा सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुमसे कभी नाराज होऊंगा। तुम कुछ भूल रहे हो। संजना की आंखों में आंसू किसी हीरे से चमकने का आभास दे रहे थे। उसके होठों पर एक बेहद ही प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। मैंने कभी भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। तुम ही बताओ, कब किया मैंने ऐसा? कभी कभी करण के मुंह से अपमानित करने वाले शब्द निकल जाया करते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ था। आखिरकार वो संजना को पसंद ही करता था। उसके हमेशा मुंह से तारीफ ही निकलती थी। ये सब तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हारे पेरेंट्स के सामने और उनकी कसम खाते हुए मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अगर मैंने एक शब्द भी झूठ कहा हो तो मरने के बाद मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? संजना ने करण के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, फालतू बातें मत करो। कभी कभी हम एक दूसरे से ऐसी बातें कर सकते हैं। मैंने सुना है ना कि इससे कपल्स के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऐसा कहने के बाद फिर उसने करण को कसकर गले से लगा लिया। पिछली दफा उसे इस बात का डर था कि अगर वो करण ग्रोवर के साथ ऐसे दिखावा करते हुए रहती, उन दोनों के रिश्ते में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो करण को लगता कि वो अपने स्वार्थ के लिए प्यार का बहाना बनाकर ऐसा कर रही थी। लेकिन अब अगर वो स्वार्थ हो भी तो भी ऐसा ही सही। उसके माता पिता ने उसे अतीत में बताया था कि भले ही वो अपने काम की वजह से हर समय उसके साथ नहीं रह पाते थे, लेकिन फिर भी वे लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उसे ही करते थे। और अगर वाकई में ऐसा ही था तो अब वे उस पर स्वार्थी होने का दोषी नहीं लगाएंगे, है ना? संजना ने कभी सोचा नहीं था कि करण उसके माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उसे उस जगह पर लेकर जाएगा। सिर्फ संजना के दुख और मानसिक तकलीफ से उसे राहत दिलाने के लिए खुद पर संजना का दोषी होने का बोझ लाद लेगा। किसी के प्यार में पड़ना आसान होता है, लेकिन एक ही लड़की से प्यार करना और हमेशा के लिए उसी के साथ रहना, चाहे वो पुरानी बात हो या फिर
भविष्य में साथ रहने की बात, ये वाकई में एक कठिन काम था। आखिर हमारे लिए सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा वही होती है जो हमें मिल नहीं पाती। संजना हमेशा से यही सोचती आई थी कि वो काफी खुशकिस्मत थी कि करण से उसकी मुलाकात हुई, और ऐसा उसे रोशनी मेहरा के इरादों के बारे में पता चलने के बाद ही हुआ था, क्योंकि वो संजना की खुशकिस्मती को देखते हुए उससे नफरत करने लगी थी। फिर भी वो उस प्यार को काबू नहीं कर सकी जो उसके पास था। उसने सोचा कि अगर वो करण से नहीं मिलती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। शायद उसके जीवन में न रोशनी मेहरा होती और न ही उसकी जिंदगी में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होती। लेकिन फिर करण का क्या होता? किसने उसे बचाया होता? अतीत में संजना को हमेशा यही महसूस होता था कि सबसे ज्यादा बेवकूफी भरे सवालों में से एक सवाल ये था कि अगर उसकी माँ और सास दोनों एक ही समय में पानी में डूब रही होती तो एक पति उन दोनों में से किसे बचाएगा। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे ये एक बेवजह का हास्यास्पद सवाल लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सवाल काफी महत्वपूर्ण था। आखिरकार एक इंसान के पास समय, ऊर्जा और पैसा सीमित मात्रा में ही होती है। कभी कभी इंसानों की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब वे ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें दो अलग अलग फैसले करने पड़ते हैं। तो उसके माता पिता और उसके प्रेमी के बीच उसे किसका पक्ष लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाला था। श्रद्धांजलि स्थल से लौटने के बाद संजना करण के साथ घर लौट आई। वो दोनों बिस्तर पर लेट गए और एक दूसरे को कसकर गले लगाए। काफी लंबे समय बाद चुपचाप लेटे रहे और केवल एक दूसरे के आगोश में होने के एहसास को महसूस करते रहे। फिर कुछ देर बाद उसी तरह से करण के आगोश में लेटे हुए संजना नींद के आगोश में कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। संजना शायद एक प्यारा सा सपना देख रही थी, क्योंकि उसके होठ नींद में ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। संजना को देखते हुए करण ने उसके माथे को चूमा। जैसे ही करण भी उसके साथ सो जाने के लिए तैयार हुआ, उतने में उसका मोबाइल बज उठा। उसने फौरन ही मोबाइल का बटन दबाते हुए रिंग को साइलेंट कर दिया। उसे डर था कि कहीं वो जाग न जाए। ये देखते हुए कि वो कॉल उसके ऑफिस की ओर से था, वो बड़ा ही आहिस्ता से बिस्तर से बाहर निकला और कॉल बैक करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। लगभग 1 घंटा बीत चुका था जब करण अपनी बात खत्म करके वापस रूम में आया। उसने खड़े खड़े ही बिस्तर पर सोती संजना के चेहरे की ओर देखा। शायद संजना का प्यारा सपना एक दुखद स्वप्न में बदल गया था, क्योंकि उसकी भवें सपने में गुस्से में उठी हुई दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, शरीर अकड़ा हुआ था। उसने अपनी जीन्स के एक कोने को कसकर पकड़ा हुआ था। चेहरे पर बेबसी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। संजना, करण ने उसे धीरे से पुकारा, जिससे संजना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो कोई बुरे सपने में गहरी डूबी हुई थी। संजना उठो। करण ने संजना को हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की। संजना कर्कश आवाज में चीखती हुई बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका माथा पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसका दिल धड़ धड़ करके तेजी से धड़क रहा था, इतनी तेजी से कि कहीं वो दिल उसका सीना फाड़कर बाहर न आ जाए। उठने के बाद भी उसकी फैली हुई आंखें लंबे समय तक एक ही दिशा में एकटक देखती रही। न जाने किस तरह का सपना था वो, जो संजना इस कदर डरी हुई थी। करण ग्रोवर के सख्त हाथ ने उसके गाल को आहिस्ता से सहलाया। उसके पसीने को पोंछते हुए उसके डर को दूर करने में वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। संजना, उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर संजना की नजर शून्य से हटकर करण की ओर पड़ी। करण के खूबसूरत चेहरे पर नजर पड़ते ही संजना को एहसास हो गया था कि वो अब कोई सपना देख रही थी। उसने तुरंत ही करण को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। ठीक है, सब ठीक है, ये तो महज एक सपना था। वो नहीं जानता था कि वो आखिर किस तरह का सपना जिसने संजना को इस कदर डरा दिया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है उसका सपना शालिनी शर्मा से संबंधित हो। हालांकि ये इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो कभी कभी इस बात से इनकार नहीं कर पाता था कि वो शालिनी से ईर्ष्या करता है। संजना अभी भी टकटकी लगाए शून्य में निहारे जा रही थी। क्या ये सिर्फ एक सपना था? भले ही उस वक्त वो ये बात जानती थी कि वो अभी जाग रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि वो पहले भी सपने में और असलियत में मुश्किल से ही फर्क कर पाती थी। संजना ने अपना सर करण की गोद में रख दिया। मैंने अभी जो सपना देखा था ना, वो बहुत अजीब था। मैं नहीं जानती वो सपने की वजह
किसी चीज के बारे में मेरा ज्यादा सोचना है या फिर आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास? लेकिन तुमने सपने में आखिर देखा क्या? संजना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने देखा कि उस दिन जब तुम नदी में डूब रहे थे, मुझे अचानक कोई जरूरी काम आ गया जिस वजह से मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाई थी। इसी वजह से मैं उस जगह पर भी नहीं पहुंच पाई जहां पर तुम डूब रहे थे नदी में। इसीलिए शायद सपने में मुझे रोशनी मेहरा नहीं दिखाई थी। हालांकि मेरे माता पिता के साथ वैसे ही कार दुर्घटना घटी, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मेरी बहन भी उसी कार में थी और जिसके बाद से वो कोमा में चली गई और मेरे माता पिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जहाँ तक तुम्हारी करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो संजना को कैसे संभाले। उसकी भावनाएं पूरी तरह से हौच-पौच हो गई थी, लेकिन संजना का हाल निश्चित रूप से करण से ज्यादा बुरा था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने सपने में ग्रोवर परिवार में सिर्फ 3 ही बेटों को देखा था। तो फिर करण ग्रोवर कहाँ गया था? संजना एकदम से हड़बड़ाने लगी। लेकिन सपना यही खत्म नहीं हुआ। उसने सपने में अपनी मौत भी देखी थी। ये केवल एक सपना था संजना, ये सच्चाई नहीं थी। मेरी ओर देखो, मैं तो तुम्हारे सामने भला चंगा बैठा हूँ ना। करण ने संजना की पीठ सहलाते हुए उसे आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके हाथ को थामे हुए उसे दिलासा दे रहा था। संजना खुद भी शांत होना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपने दिमाग से सपनों की बातों को दूर नहीं कर पा रही थी। जाहिर था कि उस सपने का उस पर मानसिक रूप से काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। सिर्फ उस सपने के बारे में सोचते भर से उसके सर में दर्द हो रहा था। सर जैसे फटा जा रहा था, जैसे कोई चीज उसके दिल को भीतर से भींची जा रही थी। जहाँ उसका सपना टूटा था, उससे पहले उसने देखा कि वो भी गहरे पानी में डूब रही है और बचने के लिए बुरी तरह से छटपटा रही है। लेकिन भले वो कितने भी हाथ पैर क्यों न मार ले, वो धीरे धीरे उस बर्फ की तरह ठंडे पानी में डूबती चली जा रही है। और आखिर में उस अंधहीन गहराई में डूबते डूबते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। वो एक स्विमिंग चैंपियन थी, इसके बावजूद भी वो डूब गई थी। इस बारे में सोचना ही कितना अजीब था, कितना हास्यास्पद था ये सब। और इस बारे में सोचने भर से संजना के शरीर में कंपकपी सी छूट रही थी। उसके शरीर में से खून जैसे सूख गया था। फिर उसने अपना सर उठाकर करण ग्रोवर की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उस सपने में जनरल ग्रोवर के सिर्फ 3 ही बेटे थे। ऐसा क्यों था करण? ऐसा इसीलिए था क्योंकि सपने में वो नदी के पास नहीं जा पाई थी, क्योंकि कोई भी करण को बचा नहीं पाया था। जनरल ग्रोवर के केवल 3 बेटे होने के पीछे संजना को यही कारण समझ में आ रहा था। लेकिन अब भी संजना उस अजीब से सपने के आने के कारण समझ नहीं पा रही थी। या तो वो वाकई में जरूरत से ज्यादा सोच रही थी, या फिर ये पूर्वाभास था। एक गहरी सांस लेते हुए वो फिर से करण की गोद में दुबक गई। करण ने संजना को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से कसकर गले लगे हुए थे। ऐसे ही बैठे रहे। करण? हाँ? करण ने संजना के माथे को चूमते हुए आहिस्ता से उसे पूछा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे अब ठीक लग रहा है। संजना करण को मुस्कुराकर देखते हुए बोली। करण का हाथ जो कि उसकी पीठ को सहला रहा था, एक पल के लिए जहाँ का तहाँ थम गया और फिर अगले ही पल उसके हाथ की मूवमेंट को जारी रखते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। अगले ही पल संजना आगे बढ़ी और अपने होठ करण के होठों पर रख दिए। एक ऐसा क्षण जिसके होने का इंतजार हर आदमी को हर वक्त रहता है। वो पल कोई खुद ही आगे लाकर रख दे तो फिर खुद पर कैसे काबू रखा जा सकता है। सिचुएशन तुरंत ही बदल गई थी। जिस चीज की शुरुआत संजना ने की थी, उसे अब करण कंट्रोल कर रहा था। आखिर पूरे 1 महीने के बाद वो दोनों मिल रहे थे। दूरियां ही नजदीकियों को बढ़ाती है और ये सच था। और उन दोनों का अपनी नजदीकियों को जल्द ही खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। दोनों एक दूसरे के आगोश में यूं ही लंबे समय तक लेटे रहे। करण ने कसकर संजना को गले लगाया था। संजना एक नींद ले चुकी थी, इसीलिए अब जल्दी उसकी आंख लगने वाली नहीं थी। करण के सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए संजना अपने ख्यालों में खोई हुई थी। करण ने अचानक ही संजना की उंगली को थामते हुए कहा, थम जाओ लड़की, वरना बाद में मुझे दोष मत देना।